गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी पूरक पुस्तक भारत की खोज का पठन प्रारंभ करेंगे। आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पुस्तक का परिचय। भारत की खोज, जिसका अंग्रेजी में नाम बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। 1946 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। बेटा, ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक को नेहरू जी ने पत्र के रूप में इंदिरा गांधी को लिखा था, उसी का संकलन इस पुस्तक के रूप में किया गया। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। आज हम इसका पहला अध्याय अहमदनगर का किला पढ़ेंगे बेटा। तो आइए पढ़ते हैं हमारा पहला पाठ। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था, है ना, कि वो किले में कैद थे बेटा। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारी आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। दूज मतलब जो अपना वो हिंदू के अनुसार जो पक्ष होता है, हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग के अनुसार उसकी 2वीं तारीख है ना, दूज बोलते हैं उसे। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। सहचर मतलब साथ चलने वाला साथी। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है ना, कि अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है तो कि हर अंधेरे के बाद उजाला है। अतीत का पार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। ये बात नेहरू जी कह रहे हैं बेटा। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी है। दुर्भी संधियाँ युद्ध के बाद जो संधियाँ होती है आपस में मित्रता की जो बात, उसे दुर्भी संधियाँ कहते हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या अपने ही एक आदमी के हाथ हुई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठा ली, है ना, कि उन्होंने जब खुदाई की क्यारियों के लिए तो उन्हें अवशेष मिले, वो चाहते थे और खुदाई करें, लेकिन उन्हें आज्ञा नहीं मिली तो उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो कि जब तक मैं सारी चीज़ें जान नहीं जाता, मैं अपने पास्ट के बारे में नहीं लिख सकता, और मैं कोई देवदूत भी नहीं हूँ जो मैं आने वाले भविष्य के बारे में अभी से लिख दूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। तो कि अब मैं क्या लिखूं? भारत का पास्ट बचता है, तो उसके लिए भी मैं अगर लिखना चाहूँगा तो मैं उतना, जैसे बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं या इतिहास हिस्ट्री जानने वाले जो लोग लिखते हैं, वैसे नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं इतना गहराई से हर चीज़ को नहीं जानता। मैं पहले ही की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही इसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गैटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के बाहरी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, कि एक तो हम बहुत बड़े बड़े शब्दों में बहुत प्राचीन और बहुत
कठिन चीज़ें लिखें, तो ऐसा नहीं। अगर हम लिखना चाहते हैं तो कुछ ऊपरी तौर पर और उन चीज़ों को थोड़ा यदि हम जान लें तो हम जो लिखने का एक टेंशन दिमाग में होता है उससे इजी होकर लिख सकते हैं। दबाव भला हो या बुरा, दोनों ही तरह का अभिभूत करता है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की समस्या, है ना, कि किसी भी तरह का अगर प्रेशर हमारे दिमाग में हो तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन देता है और हमारा दम घुटता है ना। और यह दबाव दमघोटू कब होता है कि जब उनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती है, कि आज मैं अगर अपनी सभ्यताओं को हानि होते देखूं तो मुझे सबसे मतलब जो लोग उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं उन लोगों को ज़्यादा दुख होता है। आखिर मेरी विरासत क्या है? विरासत जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलता है ना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जो संपत्ति है या सभ्यता है या संस्कार है आगे चलते जाते हैं, वो विरासत कहलाते हैं। मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? उत्तराधिकारी जिसे विरासत मिलती है वो उत्तराधिकारी। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का या उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है कि मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि हम कोई और व्यक्ति और उससे अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ कि नेहरू जी ने जब अपनी कलम उठाई लिखने के लिए तो उन्होंने सोचा मैं क्या लिखूं, तो उन्हें लगा कि मैं भारत के पास्ट जो बीत चुका है अतीत, उसके बारे में लिखता हूं और उस अतीत और जो वर्तमान है उसके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूं। और उसके विषय में मैं तभी लिख पाऊंगा जब खुद को उन चीज़ों से संबंधित पाऊंगा, उनके साथ संबंध स्थापित कर लूँगा। फिर उन्होंने जब विषय तय कर लिया तो उन्हें लगा कि विषय थोड़ा कठिन है, मैं बहुत ज़्यादा भारत के अतीत के अंदर गहराई तक नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, ये आपका पहला पार्ट है अहमदनगर का किला। आज इसे ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए।